नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया समझा में आपका स्वागत है। अब वो राजशाही का दौर नहीं रहा जब हारती हुई सेना या पीछे हटती हुई सेना तालाब पोखरों में जहर मिला देती थी, खाद्यान्न नष्ट कर देते थे और उनकी मंशा यह होती थी कि जो विजय प्राप्त करते आगे बढ़ रहा है उसको दाना पानी खाद्यान्न सबकी कमी हो जाए और पोखरों या तालाबों में जो पानी है उसे पीकर मर जाए। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हारती हुई सेना या हारते हुए राजनीतिक दलों का चरित्र कुछ अलग ढंग से होता है। लोकतंत्र में पराजय के बाद रणनीति भी कुछ अलग ढंग से बनती है कि किस तरीके से विरोधियों को कुचला जाए, किस तरीके से उन जनता को सबक सिखाया जाए जो उन्हें वोट नहीं देते हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो जिस छवि को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर जो परसेप्शन गढ़ा गया था वह तार तार होने लगा है। उस छवि के आसरे अब सत्ता पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम हो गया है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी उसी छवि के भरोसे चुनाव लड़ी थी और भाजपा जहां बुरी तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब जब कर्नाटक में उस छवि के भरोसे चुनाव लड़ा गया और बुरी तरीके से पराजित हुई भाजपा, तो क्या यह बेचैनी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है? क्या बौखलाहट भरे फैसले अभी और होंगे? क्या विरोधियों के खिलाफ दमन की कार्रवाई और होंगे? विरोध के स्वर को कुचलने की कोशिश क्या और होगी? हाल के दिनों में जो 4 फैसले हुए हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है और वो संकेत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। झूठ और नफरत के सहारे राजनीति साधने की कोशिश अब तार तार होने लगी है। जनता को समझ में आने लग गया है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। इसलिए आप याद कीजिए कि जैसे ही कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है वह किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा देती है ताकि जो तल्खी सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर बढ़ी है उस पर कुछ कमी आ जाए। मंत्रालय बदलने में मोटे तौर पर यह जरूर लगता होगा कि कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस खेल में भी खूब पैसे खर्चे होते हैं जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा फैसला लिया गया वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के सहारे विदेशों में खर्च करने वाले के पैसे थे। सरकार ने कह दिया था कि जो भी विदेशों में खर्चा करेंगे उसे 20% टैक्स लिया जाएगा, लेकिन अचानक जब इस मामले को लेकर भारी विरोध होने लगा तो उसकी सीमा 7 लाख तक कर दी गई। यानी सरकार इस दौर में मेरी मर्जी की तर्ज पर चल रहा है, जब कोई इच्छा हो कर दो, जब हो बदल दो। इसलिए तीसरा उनका फैसला जो आया नोटबंदी का आया। 2000 के नोट बंद कर दिए गए अचानक। हालांकि यह घोषणा रिजर्व बैंक ने किया है, लेकिन वह क्या बगैर सरकार के मर्जी के यह सब कर सकती है? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस दौर में परसेप्शन कुछ अलग ही ढंग से बनाया जाता है। जब 2000 के नोट छप ही रहे थे तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि काला धन रोकने के लिए 1000 का नोट जब बंद किया जा रहा है तो 2000 के नोट क्यों बंद किए जा रहे हैं। तब गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा था कि 2000 के नोट में चीप होंगे, जहां भी इकट्ठा दिखेगा पकड़े जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। लेकिन उससे भी इतर हमने पहले ही कह दिया था कि सरकार हार की वजह से बौखला गई है और आने वाले दिनों में बड़े फैसले लेंगे। तब ये बड़े फैसले दिल्ली सरकार को लेकर हुई।
एक तरफ तो सरकार के मंत्री और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि कॉलोनाइजन जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में वह ठीक नहीं है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है, जनता हमें चुनकर भेजती है, इसलिए फैसले हम लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के हक में फैसला दिया, यानी दिल्ली के केजरीवाल सरकार के हक में फैसला दिया प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर, तो उसे अध्यादेश के माध्यम से बदल दिया गया। और यही नहीं, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने केंद्र सरकार पहुंच गई। अभी और बचा है, क्योंकि हार को पचा नहीं पा रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आने वाले दिनों में क्या होगा? कल अभिजीत बनर्जी से भी पूछताछ शुरू हुई, उनके खिलाफ शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोप हैं और ममता बनर्जी यानी बंगाल में कब्जा करना है तो फिर कुछ न कुछ करना होगा, और शायद इसी तर्ज पर अभिजीत बनर्जी से पूछताछ होगी। इस दायरे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। कोयला घोटाला और शराब घोटाले में जो पकड़ाए हैं, उन लोगों का कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों का नाम लिया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में यह भी होगा? तीसरा बड़ा प्रदेश बिहार है, जहां के तेजस्वी यादव वो भी शिकार होंगे, देख लीजिएगा आप। चौथा नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली महत्वपूर्ण है, सातों की सातों सीटें भाजपा के कब्जे में है। हालांकि लोकसभा की संख्या के हिसाब से कोई मायने नहीं रखता, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी छवि बनाई है और खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में पेश किया है, वह भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है शायद, और यही वजह है कि अब वहां केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। पांचवा बड़ा राज्य, बिहार का तो हमने बताया, पांचवा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें। तब वहां किस पर हमला किया जाएगा? यकीनन वहां अजीत पवार का नाम सबसे ऊपर में है, और यदि अजीत पवार पार्टी छोड़ देते हैं जैसे कि चर्चा है, तब फिर दूसरा नाम तलाश किया जाएगा। देखना है कि आने वाले दिनों में सत्ता और कितनी तल्ख होती, हार की बौखलाहट किस तरीके से बाहर आएगा, यह हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि जिस छवि आसरे देश में चुनाव दर चुनाव जीता जा रहा था, वह छवि अब चुनाव जिताने के लायक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की न केवल बेचैनी बढ़ गई है, बल्कि बौखलाहट भी बढ़ गई है। इसलिए कर्नाटक के को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा, वह भी हैरान कर देने वाला है। कर्नाटक, हालांकि यह किसी राज्य को गाली देने की जैसी बात है, या फिर इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बात बात पर सम्मान को ठेस पहुंचने, गाली देने की बात पर रोते हैं, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान ने जब कर्नाटक कहा तो उसका असर उनके दिलों में क्या हुआ, यह देखने और सोचने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि यदि कर्नाटक जीत गए होते भारतीय जनता पार्टी, तो शिवराज सिंह यह भाषा कभी नहीं बोलते। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हार की वजह से बेहद बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार आने वाले दिनों में और क्या फैसले लेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।